मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि ये बच्चा काशान का है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी ताई अम्मी? उसकी इल्तिजा गोया हवेली के दरो दीवार को चीर रही थी, लेकिन हवेली में रहने वाले वो तो उसके गिर्द दायरा बनाकर खड़े थे। गजब खुदा का, काशान तमाशा देखने इसे हाथ तक नहीं लगाया और बच्चा खुद ब खुद बन गया। बीबी, करने वाली बात करो, ताई ने झुकते हुए उसकी ठोड़ी से मरोड़ कर कहा। उसने सिसक कर सर उठाकर अपने बाप को देखा था। वो नामने हाथ बाप जो से बाप कहलाने के लिए बना, आज तक उसने बाप होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। मैं खुद काशान से पूछ चुकी हूँ और काशान का ये वॉइस नोट भी इस बात का गवाह है कि ये बच्चा उसका नहीं है। इससे पूछे जरा, भाई साहब ये बच्चा आया किधर से? सरबराही कुर्सी पर तायाजान मौजूद थे, जिन्होंने आज तक इस हवेली के फैसले किए, लेकिन इसके फैसले की बारी आई तो हर एक को सांप सूंघ गया। ये अपनी माँ की तरह बदकिरदार है। वही दाग जो उसकी माँ ने हवेली के माथे पर लगाया था, अब ये लगा चुकी है। उसके बाप ने आगे बढ़ते हुए ऐसे बालों से दबोच कर उसके हसीन चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा था। ऐसा सफाकत भरा माहौल था, उसकी इल्तिजाएं सुनने वाला कोई नहीं था, और कांपते हुए लबों के साथ इल्तिजाओं का गला घूंटते हुए इससे और कुछ ना सूझी तो अपने बाप के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा, वो 22 साल लड़की किस कदर तड़प कर कह रही थी, कोई भी उस पर रहम खा लेता, लेकिन यहाँ नहीं, शायद किसी और दुनिया में। इससे क्यों लग रहा था कि वो पत्थर के जमाने या फिर दरिंदों की दुनिया में पैदा हो गई है। ये ऐसे नहीं मानेगी, इससे मुझे निपटने दें ताई। कितना मान था उस शख्स पर। उसने कितने भरम से कहा था कि चाहे तो काशान से पूछ लें, लेकिन उस शख्स ने तो उसके वजूद पर क़यामत बर्पा कर दी, ऐसी क़यामत जिसका कोई तोड़ नहीं था। ताई ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। इसे अंधेरे से डर लगता था हमेशा से। बेहोशी में उसने आंखें खोलकर उनकी मिन्नत करनी चाहिए, लेकिन वो तब तक दरवाजा खोलकर इसे ऊपर उठा चुकी थी। अगर जिंदा रहना है तो सच अपनी जुबान से उगलना होगा। उन्हीं अजीब सी चमकती हुई आंखों के साथ वो गिरा कर बोली और इसे अधखुले स्टोर रूम के अंदर फेंक दिया। अंधेरे में वो औंधे मुंह किसी कुर्सी पर जा गिरी। शायद वो कोई टूटी हुई कुर्सी थी जो पहले ही बोसीदगी का शिकार थी। इसके वजन को तस्लीम न करते हुए उसकी टांगें टूटी और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरती चली गई। तकलीफ की एक शिद्दत उसके जिस्म के निचले हिस्से से उठी और उसके पूरे वजूद पर हावी हो गई। पूरा जोर लगाकर वो चीखी थी और इतनी शिद्दत के साथ कि आसमान फट जाता। लेकिन ताई स्टोर रूम का दरवाजा बंद करने के बाद अपनी शॉल का पल्लू दुरुस्त करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो सारा मजमा बिखर गया। हो सकता है कि वो सारे तमाशाई जिनकी आंखों में ठंडक उतर रही थी अब पुरसकून होकर अपने अपने कमरे में चले गए हों, लेकिन उस अंधेरे कमरे में वो दर्द से दोहरी होकर चिल्लाती जा रही थी। कुछ देर वो चीखती रही, चीख चीख कर रोती रही, मदद की इल्तिजा करती रही, और फिर उसने अपना कांपता हुआ हाथ अपने जिस्म पर लगाकर उस ठंडक को महसूस किया। नहीं, वो ठंडक नहीं थी, वो गरमाइश थी उसके वजूद से निकलती हुई। वो गरमाइश जो चीख चीख कर बयान कर रही थी कि उसके पेट में पलता हुआ वो बेबस वजूद शायद इतनी तज़हीक बर्दाश्त ना करते हुए दम तोड़ गया। तकलीफ के मारे उसकी आंखें बंद होने लगी। अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो चीख पाती। बस वो सुर्ख सयाल उसकी टांगों से बहता जा रहा था। गहरी सांसें भरते हुए उसने खुद को होश में रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत मुसलसल खत्म होती जा रही थी। फर्श पर सर टिकाते हुए उसने एक ठंडी सांस भरी। उसकी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन उन आंखों में बेबसी नहीं थी, उनमें एक वहशत थी, एक दरिंदगी जो इस हवेली को आग लगा देने के लिए काफी थी। वो होशो आवाज खोने वाली लड़की कभी विलन बनकर पैदा नहीं हुई, लेकिन विलन पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और शायद अब अगर खुदा इसे मोहलत देता तो वह ऐसी आग बनकर उठती कि हर चीज को जलाकर भस्म कर देती। फर्श पर पड़ा हुआ उसका वजूद बेजान चीज की तरह खामोश हो गया, और बाहर की दुनिया में हर कोई अपने अपने काम में मस्त था। वो बस थोड़ी देर का ड्रामा था जिसे देखने के बाद सब लोग अपनी हकीकी जिंदगी में लौट आए। बस इतना ही। ये पहली रात तो नहीं थी जो इसे इस कदर वहशत ज़दा कर देने वाली थी। ये उसकी जिंदगी की दूसरी जिल्लत ज़दा कर देने वाली रात थी। पहली रात तो वो कभी फरामोश कर ही नहीं सकती थी। उस रात शानदार अरूसी लिबास में वो बेड पर मुंतजिर बैठी थी। बड़ी बड़ी आंखों में उस वक्त खदशात फैले हुए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी अभी जो कुछ उसके साथ हुआ उसका गुमान भी उसने सारी जिंदगी नहीं किया था। क्या वो इतना बदनसीब पैदा हुई थी?
ताई हमेशा कहा करती थी कि उसकी माँ का किरदार अच्छा नहीं था, इसलिए उसके बाप ने उसकी माँ को जिंदगी से निकालकर दूर फेंक दिया। इसे कभी माँ से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उस वक्त वो सिर्फ 10 साल की थी और उसकी माँ के चले जाने के बाद उस पर इस तरह पहरे बिठाए गए कि उसके लिए सितारा बेगम का नाम लेना भी एक गलीज गाली के मुतरादिफ था। उसका दूल्हा काशान मलिक, जो पूरी आबोताब के साथ हरे के दिल पर छाया हुआ था, देखने में बेहद डैशिंग, आला तालीम याफ्ता, आने वाले वक्तों में बेहतरीन बिजनेसमैन और शायद हवेली का सरदार भी। मर्दान खाने में सर झुकाकर बैठा वो चेहरे पर संजीदा तासुरात के साथ अपनी आने वाली जिंदगी पर गौर कर रहा था। मर्दान खाने में एक महफिल जारी थी, महफिल रक्सो मौसीकी इस खुशी में थी कि वो हवेली वालों ने अपने बेटे को अपने काबू में कर लिया। अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था वो, और आते ही उसने इंकशाफ कर दिया कि वो शादी करके आया। डियाना नाम की गैर मुस्लिम लड़की के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। हवेली वालों ने मिन्नत समाजत के बाद इसे यहाँ बुलाया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो बैरून मुल्क के सारे कल्चर को फरामोश कर दे, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्हें इज्जत के खो जाने का खतरा था, सरदारी के चले जाने का खतरा, जो हर चीज पर हावी हो गया। उसका और काशान का तो कोई जोड़ ही नहीं था, न कभी वो उसके बारे में सोच सकती थी। वो तो किसी मामूली से शख्स की दुल्हन बनने जा रही थी, जो उसके लिए ताया और ताई का इनका थाप था। और वो शख्स मामूली क्यों था? इसमें एक ऐसा राज पोशीदा था जो दिल की धड़कनों को बढ़ा दे। हवेली वालों की नजर में उसने एक ऐसा गुनाह कर दिया था, जिस गुनाह का खसारा इतना दहला देने वाला था कि उन्होंने सरफराज नाम के उस मामूली से चौकीदार के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। लेकिन बस किस्मती का सबसे बड़ा वार ये था कि वो दुल्हन बनकर मुंतजिर बैठी रही, लेकिन सरफराज नाम के शख्स ने बारात लाने से इनकार कर दिया। ताई ने चीख चीख कर पूरे इलाके के लोगों को खबरदार करते हुए बताया कि सरफराज का कहना है वो किसी बदकिरदार और बागी लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरूसी लिबास में वो खामोश बैठी रही, दिल की धड़कनों का शोर थम ना सका। वो बेतहाशा हसीन लग रही थी, इतनी हसीन कि कोई भी इसे देखता तो देखता रह जाता। उसका हुस्न शहजादियों जैसा था, लेकिन हसीन और खुशकिस्मत होना दो अलग अलग बातें हैं। वो ने कुर्सी पर बेहिसो हरकत बैठी रही। उसकी तायाजाद निम्रा ने कंधे झुकाते हुए इसे दुख से देखा। लो जी, हमने तो महसूस किया था कि चली जाओगी यहाँ से, हमें क्या पता था कि हमारे सर पर मुसल्लत रहोगी। निम्रा की जहर आलूद बातों को उसने मुकम्मल इग्नोर कर दिया। उस वक्त जो दुख उसके अंदर हावी था, उसके सामने निम्रा की बात कुछ भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो चाहती थी कि वो उस शख्स की हमसफर बने, बल्कि वो आने वाले वक्त के लिए परेशान हो रही थी। अब हवेली में उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उसका किरदार पर कौन सा दाग लगा दिया जाएगा। अब ये देखना बाकी था कि ताए का एहसान और अलाम बर वक्त हुए और वो बेयकीनी से उठ खड़ी हुई। मीरा मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, कर बैठा, और जो उसकी धड़कनों पर इस कदर असरअंदाज हुआ कि वो अपनी सांस को हलक में दबाकर बैठी रही। बड़ी मुश्किल से उसने सर उठाकर घूंघट की ओर से उसे देखा। स्पार्ट चेहरे के साथ वो वहां इस तरह बैठी थी जैसे कोई रस्म पूरी कर रहा हो। निकाह के लिए कबूलियत का लफ्ज मुंह से निकालने के बाद वो इसी तरह उठकर चला गया और उसका दिल धक से रह गया। अपना तारीख मुस्तकबिल इसे पहले नजर आ रहा था। रस्मी से मामलात करने के बाद इसे काशान के कमरे में पहुंचाया गया। वो बड़ी शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। वक्त तो गुजरता जा रहा था, लेकिन उस शख्स के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। खुदा जाने वो कहाँ रह गया। बार बार आंखों में आंसू भरकर मतलाशी नजरों से वो इधर उधर देखती और फिर अपने धड़कते हुए दिल को थाम लेती। वो पहले खुद को किसी से मंसूब कर चुका था। वो बारहा बता चुका था कि वो शादी कर चुका है, चाहे घर वाले तस्लीम करते या ना करते। लेकिन उसका रिश्ता था उस लड़की के साथ। वो याश मिजाज शख्स उससे मुंसलिक था, शादी कर चुका था, चाहे घर वाले तस्लीम करते या ना करते। लेकिन उसका रिश्ता था उस लड़की के साथ। वो अयाश मिजाज शख्स उससे मुंसलिक था और इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। डियाना नाम की लड़की उसकी न जाने कब से जिंदगी में थी। बेड के क्राउन से टेक लगाकर उसने आंखें बंद की और कब वो कमरे में दाखिल हुए इसे अंदाजा ही नहीं हुआ। बस लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कोई बेड पर आ गिरा और पट से आंखें खोलकर वो शाम कर दूर हुई। कुछ देर गायब दिमागी से इसे देखती रही और फिर जिस वक्त ख्याल आया वो बुरी तरह उछल कर दूर हुई, जबकि वो शख्स अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से झुककर ऐसे घूरा था। तुम मेरे गले पड़ गई। आई हेट यू। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। वो शायद पहली लड़की होगी जो अपने शौहर से
दिखाई में ये अल्फाज वसूल कर रही थी। मुंह कांपते हुए हाथों से खुद को समेट कर वो बस इसी शख्स को देखती रही जिसकी आंखों ने सिर्फ नफरत उबाल कर निकाल रही थी। आखिर क्या जरूरत थी मुझसे निकाह करने की, और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो अटक अटक कर बात कर रहा था। उसका लड़खड़ाता हुआ लहजा और कदम चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वो इस गलीस माहौल को अपने वजूद में उतार चुके हैं। भींच कर इसे खुद से दूर करते वो इसे उतर जाने का इशारा कर रहा था और जल्दबाजी में वो उतरी। इससे पहले कि वो अपने रूसी लिबास को संभाल कर एहतियात करती, गड़बड़ाते हुए उस शख्स के बाजुओं में बिखर गई और उसकी सुरमई आंखें लम्हे भर के लिए उन आंखों से टकराईं और जैसे एक हशर बर्पा हो गया। वो पहले शदीद नशे का शिकार था। वो बस ये जानता था कि एक लड़की को जबरदस्ती उसके सर मुसल्लत कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त उसके बाजुओं में बिखरी हुई लड़की उसके लिए सिर्फ एक हसीन गुड़िया थी। वो गुड़िया जो पलकें झपका कर रोते हुए इतनी दिल फरेब लग रही थी कि चंद लम्हों के लिए दिल बहलाने को उससे खेला जा सकता था। हाथ बढ़ाकर वो उसके भारी हार को छू रहा था। उसका दिल उछड़कर हलक में आ गया। उस शख्स का नाम लेना ही इतना जानलेवा था, उसकी गुर्बत कितनी जानलेवा होगी। जान लगी, लेकिन वो खुद को संभाल कर इसे बाजों से बैठाते हुए इसे थाम कर दूर होने के बाद अपने सामने बड़ी बारीक बीनी से उसके चेहरे के नकूश का जायजा लेता रहा। कितनी पुरकशिश थी वो गुलाबी गुड़िया जिसकी आंखों में सिर्फ खौफ फैला हुआ था। मैं किसी और का हूं, तुम्हारा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें उस लड़की पर जमी हुई थी, लेकिन लबों से कुछ और ही अल्फाज अदा हो रहे थे और अपने निचले लब को बाहर निकालकर वो रोने पर काबू न पाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। वो बस इसे देखता जा रहा था जिसे वो रो नहीं रही, बस अपनी आंखों से कोई जादू पड़कर उस शख्स पर फूंक रही हो। वो शायद कोई नाजुक लम्हा था जब उसने झुकते हुए अपने लब उसके लबों से जोड़ दिए और कुछ लम्हों के लिए सारी दुनिया जैसे थम गई। तूफान के ठाटे मारता हुआ समंदर उसके हाथों से भी अपनी लड़खड़ाती हुई उंगलियों में इसे या सिर्फ ऐसे थामता हुआ हुसन नजर आ रहा था। वो शदीद नशे में था, लेकिन नशे में होने के बावजूद इसे ये तो अंदाजा था कि वो मीरा सुल्तान है। उस शख्स की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचकर वो सुलगती रह गई, जबकि इसे अपने जुनून से आशना करते हुए वो पल पल उस पर बिखरता जा रहा था। ये रात सब कुछ मसमसार कर देने वाली रात थी। एक रात जिसमें वो धुतकारी गई, नफरत का निशाना बनाएगी और उसके बाद उसी शख्स ने इसे अपनी नरम आगोश में समेट कर इसे एहसास दिलाया कि वो खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि किसी की नशीली आंखों को खुद पर रोक दे, किसी का बहक जाने की वजह बन जाए। उस रात इसे लगा काशान इसे अपना हक दे चुके हैं। जिंदगी चाहे जैसी भी गुजरी थी, लेकिन उसे तस्लीम कर लिया। अगर वो शख्स इसे समेट रहा है तो इसे कोई परवाह नहीं, चाहे वो बीवी रखता है बाहर, उसके मामला जो भी है, चाहे नाम का है, लेकिन इसे शौहर तो दस्तयाब हो चुका था। वो शौहर की भूखी नहीं थी, लेकिन इसे एक मुहाफिज चाहिए था। सो उसने उस रात काशान खान को अपना मुहाफिज मान लिया, ये जाने बगैर कि कभी कभी हमारे सर पर खड़ी छत, जिसे हम अपना सबसे महफूज ठिकाना तस्वुर करते हैं, जब वो दादम से हम पर गिरती है तो हमारी मौत की वजह बन जाती है। और फिर कहानी कुछ इस तरह लिखी जाती है, मुहाफिज इस तरह दुश्मन जान बने कि लोग उनके हिसार में रहते हुए खसारे का निशाना बन गए। अपने तमाम जुनून को उसके वजूद में उंडेलने के बाद वो मुंह फेर कर सो गया। वो शानदार सा मर्द जो इसे दस्तयाब हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक खालीपन उसके वजूद में उतरा और करवाहट बदलते हुए वो जाने कितनी देर रोती रही। उसकी आंखों की पुतलियों पर लिखा हुआ था, नाम असद शिराजी का था, लेकिन वो बगावत के लिए नहीं बनाई गई थी। इससे डर लगता था कि कोई उसकी आंखों में लिखे हुए उस नाम को पढ़ ले और उस पर बदकिरदारी का टैग लगा दिया जाए। उसने तो अपने जज्बात, अपना सब कुछ मार लिया, लेकिन उसके बावजूद उन तमाम इल्जामात को बर्दाश्त किया। लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी। वो रात अपने तमाम तर संगीनियों के साथ गुजार गई, लेकिन नहीं मालूम कि आने वाली सुबह कौन सी कयामत लेकर उतरने वाली थी। अगली सुबह वो बेदार हुआ। बड़ी मुश्किल से फजर के बाद इसे नींद आई थी। वो फजर अदा कर ही लेटी। वो शख्स करवट मोड़ कर कुछ देर ऐसे देखता रहा बेयकीनी से, और फिर जैसे रात में अपना बहक जाना उसके जहन में आया। शदीद तौर पर आग बगुला होते हुए उसने सोई हुई इस नाजुक सी लड़की को खींचकर अपने सामने बैठा दिया और बेयकीनी से किसी गुड़िया की तरह इसे देखता रहा। वो बेचैनी से आंखें खोलकर इसे देखती रह गई। आंखों में सुर्ख डोरे थे
गर्दन पर बने हुए सुर्ख निशान खुद को समेटती वो काशान की आंखों में देख रही थी, जो गजबनाक होकर उसके चेहरे को दबोचते हुए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर सोने की, जबकि तुम जानती हो कि ये जगह किसी और की है। वो इतनी शिद्दत से धाड़ा कि ये आवाज कमरे में ही दबकर रह गई, जबकि उस लड़की की सातन जैसी बुरी तरह मुतासर हुई। बेयकीनी से इसे देखते हुए वो दूर हुई। आपने खुद मुझे, अटकते हुए वो अभी अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा गया। इसे लगा जैसे इसे तकलीफ नहीं थी, अंदर कुछ टूटा था। ये तकलीफ अंदरूनी तकलीफ थी। थप्पड़ ने तो बस उसके चेहरे पर निशान छोड़ा था। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम काशान जहांगीर खान के पहलू में लूटो, जब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं डियाना का शौहर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? वो उस पर धाड़ रहा था, जबकि मुंह पर हाथ रखकर वो वहीं फर्श पर बैठती चली गई। वो उसके सर पर मुसल्लत था। मैं नफरत करता हूँ तुमसे। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही आज के बाद तुम मुझे इस कमरे में नजर आओगी। निकलो यहाँ से। इसे धकेलने के बाद वो कमरे की चीजें उठाकर फर्श पर फेंकने लगा। एक हंगामा बर्पा हो चुका था। इसे लगता था कि शादी की महकी सुबह बड़ी हसीन होती है। शौहर के बाजुओं में आंखें खोलकर जब उसकी मोहब्बत से आशना हुआ जाता है तो बेघर दिल धड़कता रह जाता है। मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करते हैं नई जिंदगी की शुरुआत का, और ये कदम बहुत मुकद्दस साबित होता है। लेकिन उसके ख्वाबों का ये महल जमीन बोस होता जा रहा था। चीखों पुकार सुनने के बाद हवेली के बाकी सब लोग भी कमरे में बारी बारी आने लगे। दरवाजे के पास खड़ी वो थर थर कांप रही थी, खुद को समेटती, अपना जुर्म तलाश करती। वो तजहील का आखिरी दर्जा था जब उस शख्स ने धारते हुए सबको बावर करवा दिया कि वो इसे कभी भी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा, और ना ही आज के बाद इस कमरे में या उसके सामने वो इसे नजर आनी चाहिए। ताई ने उसके बाजू को मरोड़ते हुए इसे खींचकर कमरे से बाहर निकाल दिया। जब मेरे बेटे ने कह दिया है तो यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ, दफा हो जाओ अपने कमरे में। अपने बिखरे हुए वजूद को समेट कर वो चुपचाप चली गई। ऐसे कभी ये हक दिया ही नहीं गया कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाती। इस हवेली में उसका नाम नेहाद बाप भी मौजूद था, जिसने तब से उससे नफरत की जब से वो इसकी जिंदगी में आई थी। ऐसा सुनने में आया था कि उसने हवेली से बाहर किसी मनपसंद औरत के साथ शादी कर रखी थी, लेकिन इस बात की कोई वाज़ेह सबूत नहीं था, क्योंकि वो अक्सर औकात हवेली में पाए जाते। उस रोज वो रोई, इस कदर शिद्दत के साथ रोई कि अंदर का सारा मलबा उसकी आंखों से बहकर उसकी तन्हाई को खत्म करने लगा। ताई ने उस पर पहरे लगा दिए कि वो दोबारा काशान के सामने नहीं जा सकती। काशान घर वालों के सामने बगावत पर उतरा हुआ था। वो हर सूरत बैरूने मुल्क वापस जाना चाहता था। वो उन्हीं तैयारियों में था, और आगा जान ऐसे भेज नहीं रहे थे। उस रोज वो आगा जान के सामने खड़ा हो गया। मैं हर सूरत जाऊंगा, चाहे आप जो भी कर लें। उसकी आंखों में एक वार्निंग थी। मैं तुम्हें इस जायदाद से आग कर दूंगा। आगा जान भी धमकी देने से बाज ना आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल की बजाय आज कर दे। ना ही मैं आज की भेजी को तस्लीम करूंगा और ना ही यहाँ रखूंगा। डियाना मेरी बीवी है और हमेशा वही रहेगी। डियाना और उसके ताल्लुकात पिछले 5 साल से थे। शायद 6 महीने पहले उन्होंने शादी की। किस मजहब के लिहाज से की, ये सारी बातें बात की बातें थी। उस वक्त तो वो ये मनवाने के चक्कर में था कि किसी तरह डियाना को तस्लीम कर लिया जाए। घर में अच्छी खासी लड़ाई हुई, लेकिन वो अपनी इज्जत से बाज नहीं आया। उस रोज वो शहर चला गया अपने फ्लैट में, और एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आया तो उसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। शायद उसने डियाना को भी आगाह कर दिया, और वो भी वही चाहती थी कि वो जल्द से जल्द वापस आए। उस शाम बाकी सब घर वालों को बताने के बाद इसे हवेली से निकलना था, और उस रोज वो सीढ़ियों पर एक बार फिर आमने सामने आ गए। गुलाबी रंग के दुपट्टे में उसका जगमगाता हुआ चेहरा बहुत दिल फरेब लग रहा था। काशान ने एक नजर इसे देखा, जबकि वो भी सर उठाकर खाली आंखों से इसे देख रही थी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत शुरू कर लेनी चाहिए। ये निकाह बस एक जिद थी, शायद तुम्हारे ताया की। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका दिल चाहा कि वो एक बार पूछ लेती। ये निकाह तो तायाजान की जिद थी, लेकिन उस साथ वो सब क्या था? वो बस इसे देखती रही, और शायद उसकी सामने नजरों से घबराकर वो उसके पहलू से निकलकर अपने कमरे में चला गया।
ताईजान रजामंद नहीं थे, लेकिन ताई अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, सो उन्होंने उसका साथ दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए बैरून मुल्क चला गया। इसे जमीन और आसमान के दरमियान मौलक करके ताई ने पहले की तरह इसे अपने आताब का निशाना बना लिया। सारा दिन वो घर के काम काज करती और शाम में चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाती। ताई की 3 औलादें थी, बाबा, बड़ा बेटा काशान, उससे छोटा नौरिस और उससे छोटी निम्रा। सुल्तान साहब की वो इकलौती औलाद थी। सुल्तान साहब और गुलनूर बेगम ने मोहब्बत से शादी की। अपनी फैमिली के सामने सीना तान कर उन्होंने जब ये तस्लीम किया कि सुल्तान से मोहब्बत करती हैं, तब उन्हें इस चीज का हरगिज भी खौफ नहीं था कि सुल्तान इसे आधे रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। उन्होंने बगावत करके निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद जब वो हवेली में आई तो हमेशा के लिए एक बदकिरदार औरत बनकर रह गई जो घर से भागी हुई है। उनकी इज्जत दिन ब दिन घटती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें एक औलाद से नवाजा और उसके बाद सुल्तान खान को कभी उस औरत पर यकीन आया ही नहीं। हालांकि मोहब्बत तो दोनों ने की थी, बगावत भी दोनों ने की, लेकिन कसूरवार हमेशा की तरह से औरत ठहराई गई। अंदर ही अंदर कुड़ते हुए वो दिन ब दिन वो सब कुछ तस्लीम करती गई जो उनके बस में था। हक मेहर की रकम से उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था और शायद वही उनकी जमा पूंजी थी। उस वक्त वो 10 साल की थी। जब ताई ने उस रात हंगामा किया कि गुलनूर को किसी मुलाजिम के साथ उन्होंने नाजेबा हरकत करते हुए देख लिया है। सुल्तान खान घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अगले रोज जब वो हवेली आए तो अपनी भाभी का ड्रामा सुनकर इतने बदहवास हुए कि गुलनूर बेगम को बालों से पकड़कर हवेली से निकाल दिया। वो रोती रही, इल्तिजा करती रही, लेकिन उनकी इल्तिजाएं कीचड़ के ढेर की तरह बेमोल हो गईं और उनके मुंह पर तलाक के 3 अल्फाज मारकर उन्होंने हमेशा के लिए उनसे ताल्लुक खत्म कर लिया। वो औरत जो हवेली से निकलने के बाद कभी नजर नहीं आई, कभी भी मीरा ने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनकी मोहब्बत के लिए तड़पती रही और उनके चले जाने के बाद हवेली की जमीन उस पर इस कदर तंग हुई कि उसका जीना दुश्वार हो गया। बज़ाहिर तो इसे तालीम की इजाजत दी गई, लेकिन ये तालीम भी कैद की तरह थी। हर रोज इसे किस न किसी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता। बेकसूर होने के बावजूद इसे वो सजाएं दी जाती जो उसके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन थी। और उन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में असद शराजी ने झांक कर देखा। वो चमकती हुई आंखों वाला हसीन शख्स जो इस मुलायम सी गुड़िया की अफसुर्दा निगाहों से प्यार करने लगा, और ये इश्क इस कदर हावी हुआ कि उस रोज असद ने उसका रास्ता रोक लिया। बेतहाशा फैली हुई आंखों के साथ वो इसे देखती रही। अगर हवेली में किसी को पता चल जाता तो उसकी गर्दन दबा दी जाती, लेकिन वो बेखौफ होकर उसके सामने खड़ा था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मीरा, मैं तुम्हें पूरे हुकूक के साथ अपनाना चाहता हूँ, क्या तुम रजामंद हो? वो कुछ देर सांस रोके उस शख्स को देखती रही। बिलाशुबा यूनिवर्सिटी का सबसे ज़हीन और शरीफ लड़का था वो, जिसने आज तक किसी लड़की को ऐसे अल्फाज नहीं कहे थे। अगर वो मीरा से वालहाना लहजे में बात कर रहा था तो वो जरूर उसके दिल में उतर चुकी थी। वो सिर्फ एक दिन नहीं, आने वाले कितने ही दिनों में असद शराजी की आंखों में मोहब्बत का ये पैगाम पड़ती रही जो इसे दिन ब दिन परेशान किए हुए था। मोहब्बत किसी खुद साख्ता एहसास की तरह उसके दिल में उतरी, लेकिन उसने इसे ठुकरा देना चाहा और वो इतनी ही अकड़ कर सामने आई। उसने खुद को 100 बार यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वो मोहब्बत के लिए नहीं बनाए गए, इसे जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा, लेकिन वो शख्स और उस रोज वो अच्छा खासा उस पर चिल्ला उठी। आखिर क्यों आ जाते हैं रोज मेरे सामने? तकलीफ क्या है आपको? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? वो असद शराजी ने नहीं बल्कि खुद से लड़ रही थी। ये जंग अपने दिल से थी। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है मीरा। वो उसके सामने जमकर खड़ा रहा। है बुराई, और बहुत बड़ी बुराई है। खुदा का वास्ता है मेरे सामने ना आया करें, उसने साफ कह दिया। लेकिन फिर भी अगले दिन वो रिश्ता लेकर हवेली में मौजूद था। कुछ नहीं, बस शराजी साहब ने उनके सामने यही मौकफ रखा कि उनका बेटा मीरा को पसंद करता है और वो पूरे पूरे हुकूक और इज्जत के साथ इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। वो अपने कोल में झूठा नहीं था, वो बिल्कुल सच्चा था। उसने जो कहा वो कर दिखाया। उसने मोहब्बत को नीलाम नहीं होने दिया। ताई किसी मीठी चाशनी की तरह उसके पहलू में जम गई। क्या वो लड़का सच में तुमसे मोहब्बत करता है? उसने हैरत से सर उठाकर ताई को देखा। एकदम से उनका बदला हुआ रवैया खतरे की अलामत हो सकता था, ये तो वो जान ही नहीं पाई। बेटा बता दो अपनी ताई को, नहीं बताओगी तो कैसे बताओगी? तुम्हारे ताया ने कहा है कि तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछ लो।
उसने सुकून से आंखें देखने के बाद सर झुका लिया। जी, जी शायद। जवाब में इकरार और शक दोनों थे। अच्छा तो तुम हमें बताओ कैसा लड़का है? यकीनन अच्छा होगा जिसने हमारी मीरा को पसंद किया। लोग कितने भीद होते हैं, किसी मीठे जहर की तरह जो हमारे वजूद में उतरने के बाद ऐसा उधम बर्पा करते हैं कि हम तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अच्छा लड़का है ताई। उसने बस इतना ही कहा और ये कहना भी इतना जानलेवा साबित हुआ कि उस रात ही सुल्तान खान ने इसे अपने कटहरे में बुला लिया। तो उस लड़के को पसंद करती है। उसके साथ ऐसा कौन सा चक्कर चल रहा है तुम्हारा जो वो हवेली तक पहुंच गया? बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद करवा दिया गया। ताई ने हरे को यही कहा कि वो उस लड़के को पसंद करती है और उन्हें अपनी जुबान से बता चुकी है। उसकी बातें बेमोल साबित हुई जब निम्रा ने उसके खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि वो पहले चुप चुप कर उससे बातें करती पाई गई है। उसने कितनी कस्में खाई थी, कितना यकीन दिलाया था, लेकिन सब कुछ बेसुध साबित हुआ और उसके ताया और उसके बाप के मुश्तरका फैसले के मुताबिक इसे सरफराज नाम के शख्स के पल्ले बांधने का इरादा कर दिया गया। बकौल उनके वो सिर्फ हवेली की इज्जत बचाना चाहते थे, वरना इस लड़की से कुछ बैद नहीं कि अपनी माँ की तरह यहाँ से फरार हो जाए। काशान के चले जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश थी, पहले की तरह, जब तक कि उसकी जिंदगी में ये नया तूफान नहीं आया। मुसलसल चकराते अवसर, दिल खराब होना, किचन में आने के बाद ऐसी चीजों की बू खुद पर हावी होती महसूस हुई। उसने ताई से तस्करा करने की बजाय खुद ही स्टिक मंगाकर चेक कर लिया और बेयकीन रह गई। वो माँ बनने वाली थी, नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसने नन्ही जान को महसूस किया। यानी दुनिया में कोई एक वजूद ऐसा था जो शायद उसके लिए बनाया गया हो। शायद वो इस दुनिया में आए और उसकी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है वो उसके लिए काबिल मोहब्बत हो, एक ऐसा तोहफा जो सब्र के बाद हासिल हो जाए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए बात ताई को बताई। सिर्फ ये सोच कर कि पोते की खुशी में वो सारे गिले शिकवे भूलकर, सारी नफरतों को फरामोश करके इसे गले से लगा लेंगी, इसे अपनी बेटी समझते हुए इस वजूद को तस्लीम करेंगी और हो सकता है काशान को कभी अपने खून की तरह वापस खींच लाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ जो निहायत इंसानियत सोच था। सारी रात वो इसे स्टोर रूम में पड़ी रही। सुबह ताई ने नाश्ता करते हुए हवेली की मुलाजमा नसरीन को कहा कि स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर इसे बाहर लाया जाए। हो सकता है उस वक्त तक इसकी अकल ठिकाने आ चुकी हो। और नसीन की चीख सुनकर बदमजा होते हुए वो स्टोर रूम तक पहुंची और बदले बाद नाख्वास्ता इसे उठाकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उसका बाप साथ भी नहीं गया। उसके लिए ये शर्मिंदगी की बात थी और वैसे भी वो इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो जिस वक्त होश में आई हॉस्पिटल के कमरे में थी, मुरझाए हुए चेहरे और स्याह पड़ती हुई आंखों के साथ उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो जिंदा है, मरी नहीं, और फिर गर्दन मोड़कर कमरे का जायजा लेने लगी। चंद कदमों के फासले पर बैठी हुई ताई अजीब मनहूसियत भरी निगाहों से इसे देख रही थी। बीबी जिंदा और हमारे सर पर मुसल्लत हो, लेकिन इस गुनाह से जान छूट गई है। शुक्र खुदा का, इलाके से दूर हॉस्पिटल में लेकर आई हूं तुम्हें ताकि बदनामी से बच जाए। उसने कांपता हुआ हाथ पेट पर रखा, यानी वो वजूद जिससे आने की खुशी उसने सिर्फ चंद घंटे मायनी थी, वो खत्म भी हो गया। उसने चाहा कि वो रोए, लेकिन नहीं रोई। हालांकि हर हादसे के बाद वो जी भरकर रोती रही, फूट फूट कर। ताई भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उस शाम इसे दोबारा हवेली लाया गया। वो चुपचाप सारा दिन बिस्तर पर लेटी रही। चंद दिन मुलाजमा के जरिए इससे खाना कमरे में मिलता रहा, शायद इसलिए वो जिंदा रही, या फिर ये मुलाजमीन की मेहरबानी थी, या जो भी, लेकिन उसके लबों पर ऐसी खामोशी का ताला पड़ा जो शायद जंग आलूद हो गया। ऐसा लगता था कि ना इसे रोना आता है, ना वो बात करना जानती है और ना ही कोई शिकवा। स्पाट चेहरे के साथ वो सारा दिन कमरे में रहती और ताई के लिए ये बात बड़ी पुरसकून कर देने वाली थी कि अब उसने जुबान खोलनी बंद कर दी है। वो वही करती जो ताई कहती, चुपचाप अपना काम मुकम्मल करने के बाद कुछ देर के लिए कमरे में चली जाती, उनकी बातों को सुनती, लेकिन वैसे पलट कर देखना भी इसे मायूब लगता था। सो उस रोज उसके इस रवैये से तंग आकर ताई ने एक बार फिर उसके बाजू को खींचकर उसकी पुश्त से टिका दिया। समझती क्या हो खुद को? मैं बात कर रही हूँ और तुम सुन नहीं रही, कमबख्त कहीं की। उसके लहजे से साफ जाहलियत टपक रही थी और उस रोज उसने पहली बार झटके से अपना बाजुन छुड़वा लिया।
सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ, लेकिन बेहतर है कि सिर्फ जुबान से बात किया करें, मीरा सुल्तान ने जवाब दिया। हाँ, हवेली के दरो दीवार ने बेयकीनी से उसे देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उन्होंने कुछ देर देखने के बाद दांत पीस कर कहा। बिल्कुल ठीक है, और अगर आप चाहती हैं कि खराब ना हो तो अगली बार हाथ मत उठाइएगा। ताई को ऐसे साकित छोड़कर वो अपना हाथ झटकती कमरे में चली गई। दोनों तरफ से सही बेबसी उस पर हावी थी। ताई ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती? उसके बाप को शिकायत लगाती, वो मार खा लेती, लेकिन अब इसे खामोश नहीं रहना था। ये तो वो जान ही चुकी थी, लेकिन मामला तो उस वक्त खामोशी का शिकार हो गया जब इसी शाम तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद आने वाली कॉल से उन्हें मालूम हुआ कि काशान के 3 से 4 दिन पहले खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। 24 घंटे क्रिटिकल कंडीशन में रहने के बाद उसकी शनाख्त हुई, लेकिन तब तक डॉक्टर्स डिक्लेयर कर चुके थे कि वो चलने फिरने की नेमत से महरूम हो चुका है। उसकी रीढ़ की हड्डी को शदीद नुकसान पहुंचा और 95% तक डॉक्टर्स का अंदाजा ये था कि वो दोबारा चल नहीं पाएगा। सिर्फ 5% के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोबारा उसका ऑपरेशन करेंगे। हवेली में कोहराम बर्पा हो गया। चुपचाप उन सबको देखने के बाद वो पलट कर कमरे में चली गई। नहीं, ये मकाफात नहीं था। ऐसे इतनी जल्दी वो मकाफात नहीं मान सकती थी। वो खुश नहीं थी, इससे खुश होना भी नहीं था। खुश वो उस वक्त भी नहीं हुई जब ताया नौरीज के साथ अपने बेटे के पास पहुंच गए। उनकी सरबराही में उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन रिजल्ट वही था। वो फिर भी चलने फिरने की नेमत से महरूम हो गए। तकरीबन 3 हफ्तों तक जिस तरह हवेली में कोहराम रहा, ताई सीना पीट कर वावेला करती रही। बकौल उनके बेटे को किसी की नजर लग गई, किसी की बुरी नजर का निशाना बन गया था। वो कोई मुसीबत टूट पड़ी उस पर और न जाने क्या क्या, लेकिन हकीकत क्या थी वो जानती थी। कभी कभार हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन दूर आसमानों में बैठी हुई जात खामोश नहीं होती। इससे मालूम होता है कि किस वक्त किसकी कौन सी रग दबानी है। उसने हमें बनाया, अपनी तख्लीक से वो बाखूबी वाकिफ है। जानमाज पर बैठकर उस रोज उसने अपने हाथों पर अपना माथा टिका लिया। देर तक रोती रही, उसके कभी बद्दुआ नहीं की थी, बस खामोशी इख्तियार की थी। और अभी भी वो चुपचाप ये तमाशा देख रही थी। जब मजीद चंद दिनों के बाद खबर मिली कि काशान को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है, हमेशा के लिए वो शख्स लौट कर आ रहा है, तो जो बड़ी हटदर्मी से यहाँ से चलकर गया था। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि बैरून मुल्क बनाई हुई एक छोटी सी कंपनी, जिसको उसने डियाना के साथ मिलकर परवरिश दी, वो कंपनी और घर अलिमोनी में रखने के बाद डियाना उससे अलहदा हो गई। उसने साफ कह दिया कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जहां से अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। वो जब वहां से आया तो वो बिल्कुल ही खाली हाथ था। वो हवेली आ गया, इससे अपने कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। अभी उसकी तबीयत बिल्कुल भी बेहतर नहीं थी। वो निगहदाश्त में था। तकलीफ की शिद्दत जब उस पर हावी हुई तो वो भरपूर जवान मर्द के बावजूद चीख चीख कर रोता। सिंगल 24 घंटों तक वो खुद पर जब्त कर पाई, और उस शाम वो उसके लिए सूप, कटे हुए फ्रूट्स और दवा लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई। इन 3-4 दिनों में उसने ताई के बदलते हुए रवैये को देखा था। वो अब इसे बताने लगी थी कि काशान की तबीयत के मुतालिक अक्सर औकात बगैर पूछे इसे आने वाले वक्त से आगाह करती, या कोई भी गैर रस्मी बात, और वो खामोशी से सुन लेती। काशान ने सर उठाकर इसे देखा और फिर काफी देर देखता रहा। उसे साइड टेबल पर झुककर फ्रूट्स रखे और फिर पलट कर इसे देखा। कुछ खा लीजिए, इसके बाद आपने दवाइयां भी लेनी है। लेकिन सख्ती से हाथ मारते हुए काशान ने हर चीज फर्श पर गिरा दी। तुम यहाँ हमदर्दी करने आई हो मुझसे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। जाओ यहाँ से, निकल जाओ फॉर गॉड्स सेक। वो बस पार्ट चेहरे के साथ उस शख्स को देखती रही। आज वो इसे खुद से दूर जाने को नहीं कह रहा था। आज वो उसकी नजरों से बचना चाहता था। शायद वो उस शर्मिंदगी और पछतावे से बचना चाहता था, इसे अपनी नजरों के सामने से हटाना चाहता था। ठीक है, लेकिन ये सब दवा ले लीजिएगा। रात में आप खाने के बाद दर्द से कराहते हैं तो हवेली के लोग डिस्टर्ब होते हैं। इस लड़की के साथ बनाया हुआ रिश्ता, गुजरे हुए लम्हात की कलील मुद्दत, सब कुछ बारी बारी उसकी आंखों में घूम रहा था और वो बेबस था, खामोश। वो महकी नहीं। अगली सुबह फिर वो उसके लिए नाश्ता लेकर गई। अब ताई ने काशान की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी थी। वो तो इस बात से खुश थी कि वो खामोशी से उनके बेटे की खिदमत गुजार बन रही है। वो जो पहले इसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती थी, अब मेरी बच्ची कहते कहते नहीं थकती थी।
और वो भी खामोश थी, एक ऐसी खामोशी जो शायद तूफान से पहले आने वाली खामोशी हो। उस शख्स का चीखना चिल्लाना बस एक वक्त के लिए था। 2 बार उसे नजरअंदाज किया और तीसरी बार इसे भी अंदाजा हो गया कि इसे इस लड़की की जरूरत है। वो बहुत इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बात करती, जैसे उनके दरमियान ताल्लुकात हमेशा से बहुत मुतासिर कुन रहे हों। इसे अपने हाथों से खिला देती, अपने हाथों से दबा देती। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा था और उस रोज काशान ने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सब कुछ इतना जल्दी भूल जाओगी। बाबा ठीक कहते थे, मशरक की बीवी से ज्यादा कोई अच्छा नहीं हो सकता। हमारे बच्चे का क्या हुआ? उसने सर उठाकर काशान को देखा और पहली बार काशान को उसकी नजरों से खौफ महसूस हुआ। वो मौजूद नहीं है, यानी हम इसे खो चुके हैं। इस सारी अजियतनाक कहानी को पसे पुश डालते हुए उसने बस यही कहने पर इत्तेफाक किया कि मुकाबिल ने अफसुर्दगी से गर्दन झुका ली। यानी उसने तस्लीम कर लिया था कि वो उसका बच्चा था। काश वो उस रोज तस्लीम कर लेता। अब वो मानूस होने लगा था कि उसकी खिदमत गुजारी से महक कर शुक्रिया अदा करता, अपनी तमाम तकलीफें से बताता। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे थे और वो वैसे वैसे उस शख्स पर मेहरबान होती जा रही थी। अब तो वो मुकम्मल तौर पर इसी पर मुनहसर हो चुका था। इसी व्हीलचेयर पर बाहर ले जाती, घुमाती फिराती, उससे बातें करती, उसकी बातें सुनती और वो करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर उसके बालों को संवार देता। वो काशान था जिसने नफरत का तस्करा करते हुए इसे अपनी जिंदगी से नोच कर बाहर निकाल दिया था। क्या वो समझता था कि सब कुछ इतनी आसानी से उसके हाथ आ जाएगा? नहीं, अभी कुछ पोशीदा राज थे जिनके बारे में इसे कुछ मालूम नहीं था। इन गुजरे हुए 2 महीनों ने उसकी नजर में इस लड़की की वैल्यू को इस तरह बढ़ा दिया कि वो अब उसके बगैर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। वो लड़की जिसने उसे उस वक्त थामा जब वो नकारा हो गया, नौरीन बेगम उस पर सदके वारी जाती। एकदम सबका रवैया बदल गया। उसके बाप अब कभी कभार उसे मुस्कुराकर बात करता तो ये सब कुछ इतना आसान था, इसके लिए वो मुद्दतों से तड़प रही थी। बस एक हादसा और इन सब का दिल फिर गए थे, लेकिन उसका दिल क्या जो बस एक जगह पर अटक गया था, जो उस रात को कभी फरामोश कर ही नहीं पाया। उस रात उस शख्स के सीने पर सर रखते हुए उसने लाड से उसकी आंखों में देखा। मैं चाहती हूँ कि आप बाबा से कहें कि प्रॉपर्टी में मेरा जितना भी हिस्सा बनता है वो मेरे नाम कर दें। मुझे डर लगता है कहीं बाबा ने दूसरी शादी न की हो। जब ये सब कुछ हमारा है तो हमारे ही काम आए। काशान कुछ देर इसे देखता रहा मुस्कुराते हुए और फिर सर झुकाकर उसके माथे पर लब रख के, ठीक है, मैं बाबा से बात करूंगा, वो वकील से बात करेंगे। तुम जानती हो जो कुछ बाबा चाहेंगे होगा वही। और चमकती हुई आंखों के साथ लबों का कोना खींचकर मुस्कुराते हुए वो सर झुका गई। कुछ था जो बहुत अजीब था, कुछ ऐसा जो सबको हिलाकर रखने वाला था। वो वावेला करने वालों में से नहीं थी, इसे हंगामों से नफरत थी। वो बस जदों में पेवस्त होने वाली थी, बुनियादों को हिला देने वाली। लेकिन ये तो आने वाले वक्त ही बता सकता था कि वो अपने साथ कौन सा कहर लेकर आ रही है। अगले चंद दिनों के बाद काशान ने सारे मामलात हाथ में लेते हुए अपने बाप के जरिए उसका हिस्सा उसके नाम ट्रांसफर कर दिया। उसका हक इसे मिल चुका था, वो सारी मालियत जिनकी वो वारिस थी उसके हाथ में आ गई। इत्मीनान से मुस्कुराते हुए उसने फाइल्स उठाकर अपने पास महफूज कर ली। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए, मुझे एक हसीन हमसफर से मुतारिफ करवाने के लिए। आई लव यू सो मच। उस रोज हवेली के तमाम मकीनों के दरमियान काशान ने गर्म जोशी से उसका हाथ थाम लिया। वो व्हील चेयर पर बैठा बड़े तमाशे से मुस्कुराते हुए देख रहा था, जो लड़की इसे जिंदगी में दोबारा वापस लाने का सबब बनी। सब लोग नाज से मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देख रहे थे, जो पहले से मुनफरिद लग रहा था। सी ग्रीन कलर की बेहतरीन ड्रेसिंग में उसका चेहरा जगमगाता रहा था। चमकती हुई आंखों के साथ उसने काशान को देखा और फिर नरमी से मुस्कुराते हुए उसके हाथ से अपना हाथ वापस खींच लिया। क्या सच में आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? लेकिन मुझे सिर्फ थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकली कुछ ऐसा चाहिए जिससे मुझे यकीन हो जाए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अपने लेयर्स में किए हुए बालों को पुष्प पर बिखरते हुए वो सबको देखती हुई मुस्कुरा दी। आज वक्त बदल चुका था, वो सबके दरमियान मरकज़ निगाह थी और फिर सबकी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी थी। वट चलो फिर बताओ क्या चाहिए हमारी मिसेस को? बाखुदा तुम जान भी मांगोगी तो मैं वो भी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो खूबरू शख्स मुस्कुराते हुए से देख कर रह गया। तलाक तलाक चाहिए मुझे आपसे। उसने मुस्कुराते हुए से बात नहीं की थी हवेली की,
छत को धड़ाम से उनके सिरों पर गिरा दिया था। सबकी नजरों में हैरत, बेयकीनी उतरी और वो शख्स व्हील चेयर पर बैठा हुआ चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। क्या मतलब? उसने दोबारा तस्दीक चाही। क्या जो आपको हुआ आप समझे नहीं? वही तलाक जो आप देने के मुतमनीन नहीं थे, भूल गए? डिवोर्स? उसने बारी बारी सबकी आंखों में देखा, जैसे ये बहुत मामूली बात हो। होश में तो हो तुम? ये क्या कह रही हो? नौरीन बेगम का लहजा जरा सा बदला। जबान संभाल कर बात करे, मैं अपने शौहर से मुखातिब हूँ। उसका बाप इसे देखकर सीधा हुआ। होश में तो हो लड़की, ये किस तरह बात कर रही हो? अपनी माँ की तरह जुबान। अभी उसने अपने बाप को जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया जब वो दांत पीसते हुए उठी और पलट कर उनकी आंखों में देखा। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक घटिया शख्स जो बाप के लाने के काबिल ही नहीं है, जिसने ना एक औरत की पासदारी रखी, ना एक बेटी को बेटी बनाकर पाल सका, लोगों के हवाले करके लम्हे लम्हे को तड़पाया, रुलाया, और आज वो मुझे होश में रहने की बातें कर रहे हैं। उस रोज उसने सबको छक्के छुड़ा दिए थे। उसने चीखते हुए उस शख्स के गिरेबान पकड़कर उसकी आंखों में देखा, जिससे अब उससे मोहब्बत हो गई थी। वो जानती थी कि वो काशान को मोहब्बत की मौत दे चुकी है। वो अब हवेली में किसी को भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाने देगा। वो बेयकीनी से बैठा रहा जब उसने इसे बताया कि उस रात की तरह उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने कोख से नोच कर इस दुनिया में आने से पहले मार दिया गया। वो जितनी तदी थी, उसने इतना ही तरपाया इन लोगों को। चीख चीख कर सबके काले करतूत उनके मुंह पर मारते हुए उसने आखिर में हाँफते हुए झुक कर इसे देखा। अगर मुझे तलाक नहीं दोगे तो खुला ले लूंगी, लेकिन मैं तुम जैसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर वो पहले दिन इसे छोड़ने की बात करती तो शायद वो खामोश रह जाता। अगर चंद दिनों के बाद करती तो हो सकता था उस पर मुनहसर रह चुका होता। इसे अपनी मोहब्बत नहीं, इसे अपनी टांगे समझ रहा होता, ऐसा सहारा जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी हो। लेकिन उसने इंतजार किया तब तक जब तक कि वो उसके लिए सब कुछ नहीं बन गई। उसके बाद उसने वो चाल चली जिसने सबकी बुनियादों को हिला दिया। औरत जब खामोशी इख्तियार कर लेती है तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि वो बदला नहीं ले रही, वो आपकी हस्ती को हिलाना चाहती है। वो ऐसा कुछ कर रही है जो आपकी बुनियादों को रेजा रेजा करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो हवेली से निकल गई। सब कुछ उसने पहले प्लान कर रखा था। गुलनूर बेगम के साथ वो चली गई। इस अजियतनाक रिश्ते का इख्तिताम हुआ। बल्कि वो अब हवेली के तमाम मकीनों से दस्तबरदार हो चुकी थी। किसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं था और उसके चले जाने के बाद हवेली और वहां रहने वाले सब लोगों का काउंटडाउन शुरू। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। ऐसे अजाब से बचना चाहिए जो हमारे सामने आए तो हम बेबसी से चीखने के अलावा कुछ ना कर सकें। मैं खुश हूं मेरी जान, तुमने बरवक्त खुद को बचा लिया। अभी भी कुछ नहीं बदला। गुलनूर बेगम ज़ईफ चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए से देख रही थी और अपनी माँ की गोद में सर रखकर वो उनका पुरनूर चेहरा देखती रही। कुछ नहीं बदला अम्मी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका है। सारी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हैं, सिर्फ अजियतें हैं और कुछ नहीं। वो उसके घने बालों में उंगलियां चलाती रहीं और सुकून से आंखें बंद करके वो इस बाप को हमेशा के लिए फरामोश करने के चक्कर में थी। जो गुजर गया इसे भूल जाना ही आफियत का बाइस था। कमरे में तारीकी फैली हुई थी। काफी दिन पहले ताल्लुकात में आ चुकी थी वो औरत जो आज भी इस अकेले घर में रहते हुए शायद उन गुज़िश्ता दिनों को भूलने की कोशिशों में थी जो अपनी औलाद के लिए तड़प रही थी। अपना सब कुछ हासिल करने के बाद वो माँ के पास चली गई। अगले 2 दिनों के अंदर अंदर इसे तलाक के कागजात मौसूल हो गए। इस अजियतनाक रिश्ते का इख्तिताम हुआ। बल्कि अब वो हवेली के तमाम मकीनों से दस्तबरदार हो चुकी थी। किसी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था और उसके चले जाने के बाद हवेली और वहां रहने वाले सब लोगों का काउंटडाउन शुरू। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। ऐसे अजाब से बचना चाहिए जो हमारे सामने आए तो हम सारी जिंदगी सहने पर मजबूर हो जाएं। सुल्तान खान ने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो शख्स जो दौलत के बगैर कुछ नहीं था, अब इसे सारी जिंदगी बगैर दौलत के गुजारनी थी और बाकियों के लिए ये अजियत नाक थी कि उसका जवान बेटा किसी मर्द की तरह बेयारो मददगार रह गया। और वो शख्स जिसने इस बर्बादी का बुनियाद रखी थी, इसे तो अब चैन आने वाला ही नहीं था। हाँ, वो उसे मोहब्बत करने लगा था, इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने भी सोचा ही नहीं था कि डियाना के साथ इतने साल गुजारने के बाद भी इसे ऐसी मोहब्बत हो सकती है। उसके दिल में उतर आई थी वो खिलखिलाती हुई लड़की जो उससे बात न करती तो उसके सारे दुख खत्म न होते।
جو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑتی تو یوں لگتا جیسے زندگی اس کے ارد گرد رقص کر رہی ہو۔ جو چمکتی ہوئی آنکھوں میں شرارت لا کر ایسے دیکھتی تو وہ اپنی تکلیفیں بھول جاتا، جو سہارا دیتی تو وہ خود کو اپاہج نہ سمجھتا۔ آج وہ اپنے حصے کی سزا بھگت رہا تھا، وہ سزا جو پروردگار نے اس کے لیے منتخب کی، اور اب اسے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ 6 مہینے ہو چکے تھے، وہ گلنور بیگم کے ساتھ اپنی زندگی کی حسین شروعات کر چکی تھی، جس میں سے مسکراہٹ تھی، جس میں سے لاڈ تھے، جس میں محبتیں تھیں۔ ماضی کا کوئی کونا جھانک کر اسے دیکھنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ سختی سے اس درد کو بند کر دیتی۔ اسے جھانک کر بھی نہیں دیکھنا تھا۔ ایسے معلوم ہو چکا تھا پروردگار نے اس کے صبر کا صلہ اسے عطا کی ہے، اور اس کی شفیق ماں جو اسے پانے کے بعد آخری عمر میں بھی شکر گزار تھی، اور وہ شخص جو اس روز ایک بار پھر اس سے حالات سے واقف ہونے کے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں میرا، اور آج بھی تمہارا منتظر ہوں۔ اسے سر اٹھا کر اسد شیرازی کو دیکھا۔ کچھ لوگ محبتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ اسے خالی لوٹا دے، لیکن وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جو والہانہ پن سے اسے دیکھ کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ خدا کا کوئی معجزہ تھی، جو اسے مل جائے تو اس کی زندگی مکمل ہو جائے۔ سوچیں شیرازی صاحب، اب میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ لبوں کا کونا کھینچ کر وہ مسکرائی، اور یہ کوئی اسد شیرازی سے پوچھتا کہ اس کے لیے وہ کیا تھی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسد شیرازی کہتا، میں تم سے محبت کروں گا، اس روز بھی جب تم ضعیف اور نکارہ ہو کر اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں اور بری آنکھوں کے ساتھ قابل توجہ نہ رہو۔ اس روز بھی اسد شیرازی اگر زندہ رہا تو تمہیں ایسے دیکھے گا جیسے جوانی میں دیکھا کرتا ہے، اور اس کی محبتوں اقرار پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ وہ صرف اسے پسند نہیں تھی، اس کی ماں کی بھی پسند بن چکی تھی، کیونکہ جو دل محبت کے لیے مخصوص ہوتے ہیں خدا انہیں جوڑ دیتا ہے، بس دلوں کا مخلص ہونا چاہیے۔ آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، لیکن انہیں گزر بھی تو جانا ہے، بس ہمیں مضبوط رہنا ہے، اتنا مضبوط کہ چٹانیں بھی ہمیں دیکھ کر گھبرا جائیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کا فیڈ بیک کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے منتظر ہیں۔